हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। आपका फिर से एक नए वीडियो में आपका वेलकम। बिकॉज ब्लॉग नहीं है, वीडियो है। तो आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशली होने वाली है सभी एस्पिरेंट्स के लिए और सभी हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए। बिकॉज वही हमसे जुड़े हुए हैं, वही हमें कमेंट करते हैं। तो उन सब का मैं आंसर आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। आप लोगों की जो क्वेरी है, आप पूछते हो मुझसे वीडियो में, तो वो पूरी नहीं हो पाती उसमें। बिकॉज वीडियो कितना भी कवर करो उसमें कवर नहीं हो पाता है ना। तो फिर मैं सोचता हूँ कि इसके लिए मैं स्पेशली आप लोगों के सामने वीडियो लेके आऊँ। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कमेंट करिए, जो भी आपकी जिज्ञासा, जो भी आप पूछना चाहते हैं आप कमेंट कीजिए, मैं सबका आंसर दूंगा आपको। अगर वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे तो मैं स्पेशली आप लोगों के सामने वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो आज आप लोगों के सामने मैं स्पेशली आप लोगों के जो क्वेरी है वो लिख के किताब मैंने इसमें लिखी है नोटबुक में, तो आप लोगों के साथ में सारी शेयर करूंगा। तो फर्स्ट हमारे कमेंट हमारे एक भाई ने लिखा है कि घर में मास्क क्यों पहनते हो। तो मैं आपको बताऊं कि घर में तो जैसे रूम है, ये किराए पर रहता हूँ यहाँ पर रेंट पे, ठीक है। तो इस मास्क लगाने की क्या बात है। जिस टाइम मैं वीडियो में रहता हूँ उस टाइम ही मास्क यूज करता हूँ। जैसे अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मास्क यूज कर रहा हूँ, इसके अलावा मास्क यूज नहीं करूंगा। और घर में मास्क का पहनने का क्या रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, किस रीजन से पहनता हूँ। फैमिली प्रॉब्लम है, गाँव से बिलोंग करता हूँ, गाँव से प्रॉब्लम है, हर तरह का प्रॉब्लम है। तो उस वजह से आप लोग समझ सकते हैं, मैं कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया इस चीज़ को, तो इसलिए मैं मास्क पहनता हूँ। और वैसे मैं वीडियो के जिस टाइम वीडियो चलता है उसी टाइम मास्क यूज करता हूँ, इसके अलावा मैं मास्क यूज नहीं करता। तो ये आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, है ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं, मैं हमारे भाई का भी कमेंट आया है, सेकंड भाई का। उन्होंने कहा कि ब्रो थोड़ा जिम जाओ, मेंटल के साथ फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत काम आएगा यूपीएससी एग्जाम के लिए। पर्सनालिटी डेवलप, देखो एक चीज बताऊं कि मैं जिम जो है ना, जिम तो मैं यूज नहीं करता। बिकॉज कहीं बहुत टाइम से नहीं कर रहा और आसपास है भी नहीं मेरे। जाना भी पड़ेगा तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, ई रिक्शा करके बहुत दूर पड़ेगा यहाँ से। और देखो मैं ऐसा है कि जिम की अगर बात करूं कि फिजिकली अपने आप को अच्छा रखने के लिए, तो मैं यहाँ पे मेंटली अच्छा रखने के लिए तो सबसे अच्छा है कि आप मेडिटेशन करें और योगा करें, है ना। और फिजिकली अच्छा रखने के लिए आप लोग एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, जैसे मैं करता हूँ। मेरे पास जिम में नहीं जाता बट अपने पास डंबल फिर भी रख लिए हैं मैंने करने के लिए ना, तो डंबल यूज कर लेता हूँ। और फिजिकली जो एक्सरसाइज होती है, चाहे जैसे देसी एक्सरसाइज हमारे सपाटे मारना, अलग अलग चीज़ें कि आप लोग सब जानते हैं, आपको मेरे ब्लॉग में देखते हैं कि किस तरीके की एक्सरसाइज करता हूँ। तो मैं अपने आप को फिजिकली भी अच्छा रखता हूँ और मेंटली भी अपने आप को अच्छा रखता हूँ और फिजिकली और ज़्यादा कोशिश करता हूँ अपने आप को अच्छा रखने की। बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो चलती रहती है लाइफ में कि कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। बट इन सब चीज़ों को इग्नोर करके हमको मेन फोकस है अपने आप को फिजिकल अच्छा रखना, मेंटली अच्छा रखना, जिससे हम और अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। और अभी तो खैर रूम में पंखा बंद है, सब कुछ बंद है, तो अभी मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। बट आप लोगों की जो क्वेरी है उन सबको मैं आपको ये बताता हूँ ये चीज़ करके, है ना। तो एक हमारे भाई का और कमेंट आया, हमारे अदर भाई का, कि भाई प्लीज एक बात बताओ कि एस्पिरेंट ऑनलाइन बैच बाय करता है तो क्या उसे ओनली कोचिंग के मटेरियल पढ़ना चाहिए या फिर स्टैंडर्ड बुक भी लेना चाहिए। तो मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, देखो अगर आप कोई भी एस्पिरेंट है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और कोचिंग ले रहा है, तो उसके मन में एक डाउट रहता है कि हम क्या ओनली कोचिंग के ही नोट्स पढ़ें या हमें स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको सबसे समझा दे रहा हूँ कि आपको कहीं से भी कोचिंग कर रहे हैं ना, बट आपको टोटली उनके ऊपर डिपेंड होकर आपको तैयारी नहीं करनी है। कोचिंग वाले बोलते हैं कि आप इतना मटेरियल पढ़ लीजिए, यही आपके लिए बेस्ट है, इतना ही पढ़िए, इससे बाहर नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं होता। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको जो रेफरेंस बुक है ना वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, आप चाहे क्लास नोट्स हो चाहे कुछ भी हो। देखो और एक चीज और बताता हूँ, एक सेल्फ स्टडी करने वाला बंदा और एक कोचिंग लेने वाले बंदे में कितना अंतर होता है, कितना मेंटली फ्री रहता है। कोचिंग वाले बोलते हैं कि कोचिंग कर लो, इससे हमें सक्सेस मिल जाएगी और आगे बढ़ पाएंगे, है ना। बट मेरी बात क्या है, सेल्फ स्टडी वाले बंदे को कोई टेंशन नहीं रहती, बिकॉज उसको पता है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, उसी जगह वो माइंड चलाता है। कोचिंग वाले का क्या होता है कि कोचिंग की उसने क्लास नोट्स मिले, प्रिंटेड नोट्स मिले, उसका उसको डाउट आता है कि ये मेरे लिए सफिशिएंट है या नहीं है। जहाँ डाउट आ गया वहीं पर प्रॉब्लम है ना। तो उसके लिए मैं बता दूँ, ये डाउट हर एक एस्पिरेंट के आता है जो कोचिंग लेते हैं। पर जो अपने सेल्फ स्टडी करता है उसको पता है कि मुझे रेफरेंस बुक पढ़नी है, मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, मुझे ऐसे नोट्स बनाने, बस इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है, एक्स्ट्रा करके मुझे नहीं आना है। तो ये चीज़ एक टेंशन फ्री रहता है। और एक चीज़ और बताऊँ कि सोचने समझने की जो क्षमता है ना वो सेल्फ स्टडी करने वाले में ज़्यादा होती है, बिकॉज वो रिसर्च करता है। वो ऐसा नहीं होता कि कोचिंग वाले ने किसी ने दिया उसको वही उसी को पढ़ना है, वो रिसर्च करता है, डीप डेप्थ में जाता है, हर एक टॉपिक्स के रिसर्च करता है, चाहे यूट्यूब से हो चाहे कहीं से भी रिसर्च करता है। पर कोचिंग वाले का माइंडसेट क्या होता है कि कोचिंग वाले जो देंगे उसी को पढ़ना है, बस उससे आगे कुछ नहीं सोचना है। ये वाली चीज़ है। आप कोचिंग लीजिए, आपको अगर किसी चीज़ में वीक है, जैसे CCET में वीक है तो आप ले लीजिए, ऑप्शनल में आपको लगता है तो ले लीजिए। बट टोटली आप कोचिंग ले रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लेना चाहते नहीं लेना चाहते। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आप देखो कोचिंग लेने वाले में अगर आप रिजल्ट देखोगे फिर भी सेल्फ स्टडी करने वाला बंदे ही की सिलेक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। और कोचिंग में सीधा बताया जाता है कि
कि कोचिंग आपको बस रास्ता दिखाती है, मंजिल तक पहुंचना सिर्फ आपको ही है। आपकी मेहनत, आपकी सेल्फ स्टडी ही आपको पहुंचाएगी। कोचिंग आपको रास्ता दिखाएगी बस। तो अगर टोटली आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाओगे कि कोचिंग ही आपको सक्सेस कराएगी, वो ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ पर थोड़ा आप विशेष ध्यान रखें ना। इसके बाद हम बात करते हैं और अदर चीज़ों की। तो हाँ, इस चीज़ को मैं बता दूं कि आपको स्टैंडर्ड बुक भी, आपको रेफरेंस जो बुकें आपको पढ़नी है, जैसे एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है, नितिन सिंघानिया आपको पढ़नी ही पड़ेगी, है ना। इस पर आप थोड़ा ध्यान दें। और एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई कोचिंग वाला ये कहता है कि आपको इसी में सारा हमने मिक्स कर दिया है, एनसीईआरटी भी इसी में फॉलो कर, इसी में ही हमने दे दिया है सारा कंटेंट बना के, और इसमें आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, तो वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आपको इस चीज़ को ऊपर बिलीव नहीं करना है। आपको एनसीईआरटी आपको प्रॉपर पढ़नी है 6 से लेकर 12 तक की, और आपको जो रेफरेंस बुक है वो आपको फॉलो करनी है और वो पढ़नी है आपको, ठीक है। अभी पसीना मुझे आ रहा है, कुछ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट कमेंट फॉलो करते हैं, भाई का लेते हैं कि भाई मास्क लगाकर सोने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है। तो मैं बता दूं कि मैं सोने के टाइम मास्क यूज नहीं करता हूँ, मैं ओनली वीडियो के टाइम मास्क यूज करता हूँ। सोने के टाइम मास्क कैसे यूज कर सकता है यार, सांस नहीं आएगी मेरे को। तो ऐसा नहीं है। आप लोगों के कमेंट आते हैं, मैं बड़ा शॉक्ड होता हूँ। कभी कोई कहता है कि भैया आप खाना खाने के टाइम मास्क लगा के खाना खाते हो, या सोने मतलब नहाने जाते हो तो मास्क लगा के नहाते हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई। ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो इसका ध्यान रखें। मैं मामूली कहा वीडियो के सामने मास्क यूज करता हूँ, है ना, बाकी मैं यूज नहीं करता मास्क। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट कमेंट एक हमारे भाई का आता है कि भैया एनसीईआरटी के नोट्स कब बनाने चाहिए। हाँ, तो एनसीईआरटी के नोट्स हमको कब बनाने चाहिए। देखो, एनसीईआरटी की जो शुरुआत होती है वो हमारी होती है इस स्टार्टिंग में। हम जब एंटर करते हैं यूपीएससी के एग्जाम के लिए, उसको जानना स्टार्ट करते हैं, हमको पता चल जाता है हमारे माइंड में कि अब हमको यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूपीएससी के पैटर्न को समझना है। आप एक यूपीएससी का सिलेबस का बुक ले लीजिए, साथ ही पीवाई को ले लीजिए, है ना। पीवाई को लेने के बाद इसके बाद स्टार्ट होती है आपकी फर्स्ट स्टेज, वो है एनसीईआरटी। आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है, ठीक है। हम 9 से लेकर 12 तक की फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है, बट अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन की, तो आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ें। और जो एनसीईआरटी की जो रीडिंग है वो आपको 3rd टाइम रीडिंग करनी है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, है ना। थर्ड रीडिंग करने के बाद ही आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आप फर्स्ट रीडिंग में ही नोट्स बनाने स्टार्ट कर दोगे तो आपके नोट्स बड़े होंगे, शॉर्ट्स नोट नहीं होंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। 10 पेज का आपका 1 पेज बनना चाहिए नोट्स में, इसका थोड़ा ध्यान रख लीजिए ना। एनसीईआरटी में आपको 10 पेज का आपका 1 पेज बनना चाहिए नोट्स में, यही आपके लिए करना है, ठीक है। और एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की आपको फॉलो करनी है। फर्स्ट रीडिंग क्या करना है, आपको वैसे ही देखना है इसको नॉर्मली, है ना। सेकंड रीडिंग में क्या है, बस आपको पेन यूज करनी है, वो कच्ची पेंसिल होती है ना वो वाली, उसको यूज करना है। थर्ड रीडिंग में आपको हाईलाइटर जो भी यूज करना है उसको यूज करिए। उसके बाद जो आपके नोट्स बनेंगे ना, वो इतना मस्त नोट्स बनेंगे, शॉर्ट्स नोट्स बनेंगे, जो आपका यूपीएससी के मेंस में भी आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे, है ना, पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखने में। इस चीज का आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हमारे भाई का वो था। इसके बाद क्या था, हाँ, एक बार हमारे एक भाई ने कमेंट किया कि भाई आप पेन कौन सा यूज करते हो। तो पेन मैं नॉर्मल यूज करता हूँ, वो 3 रुपए वाला पेन होता है ना, उसी को यूज करता हूँ। आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, ये रहा 3 रुपए वाला पेन है, तो इसको मैं यूज करता हूँ, ठीक है। देखो, सारी हैंड राइटिंग है ना, वो हमारे हाथ के ऊपर डिपेंड करती है, हम किस तरीके से लिखते हैं, हमारा लिखने का तरीका किस तरीके का है। पेन भी मैटर करता है थोड़ा बहुत, बट सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो हैंड राइटिंग आपकी मैटर करती है। तो पेन कोई सा भी हो, मेरे हाथ में बस आ जाए, हैंड राइटिंग अच्छा है तो सब कुछ अच्छे से लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप कोई सा भी पेन यूज कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे एक भाई ने कमेंट किया है कि भैया मैं इस बार प्री दे रहा हूँ, पढ़ाई भी अच्छी है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, लेकिन 2 दिन से बहुत कुछ ऐसा हो गया है कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और मैं अगले अटेम्प्ट की सोच रहा हूँ, बताइए मैं क्या करूँ। देखो, मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको कि लाइफ में उतार चढ़ाव हर किसी के आते हैं, बुरा वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है ना। बस आप सारा काम कर चुके हैं, आप बस पहुंचने वाले हैं उस चीज को, तो आप पीछे मत देखिए क्या हो रहा है ना, किस तरह की सिचुएशन आ रही है। आप उस मंजिल के पास पहुंचने वाले हो। आपका तैयारी भी अच्छी हो चुकी है, आपको कॉन्फिडेंस से भी है कि आपका तैयारी अच्छा है। तो आपको बस एग्जाम के बारे में सोचना है, बाकी चीज़ों को साइड में करना है। ये चीज़ें चलेंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के पूरा फोकस के साथ करना है। जब आप सक्सेस हो जाओगे, प्रॉब्लम का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अभी क्या है हमारी लाइफ में, पता है, अभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, पर उनका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। सॉल्यूशन किस तरीके का, कुछ का फाइनेंशियली सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते। हमको पता है कि हमारा कंडीशन इस तरीके का, बस हमारे पास फाइनेंशियली कंडीशन अच्छा नहीं कर पाते।
तो वो क्या है, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें ठीक होती जाएंगी। जब आप सक्सेस होगे ना तो इन सॉल्यूशन जो है ना, प्रॉब्लम्स अभी बड़ी लग रही ना, बहुत छोटी हो जाएंगी। तो अभी आपको पूरा तरीके से आपको प्री के एग्जाम पर ही फोकस करना है, बिकॉज ये आपकी मेहनत का सबसे बड़ा एक मंजिल है, बहुत बड़ी सफलता आपको पानी है। तो इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रॉब्लम्स आएंगी, उनसे घबराना नहीं, आपको स्ट्रांगली चलना है। आप IAS ऑफिसर बनने वाले हो ना, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम से नहीं घबराना है ना, अपने आपको IAS की तरह ट्रीट किया करो। कहते हैं ना कि UPSC की तैयारी किताब पढ़ने से स्टार्ट नहीं होती। जिस दिन से आप सोच लेते हो ना कि मुझे IAS होना है, उसी दिन से आपकी तैयारी, आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है IAS की, ठीक है। तो माइंड सेट भी वैसा ही रखिए, सब कुछ ऐसा रखिए और अच्छे से तैयारी करिए, आपका सबसे अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। और नेक्स्ट हमारे भाई का कमेंट आया है कि भैया एक वीडियो बनाइए कि UPSC की शुरुआत कैसे करें। तो मैं आपको बताया था UPSC की शुरुआत कैसे करनी है। आपको सबसे पहले UPSC के एग्जाम को समझिए, पैटर्न को समझिए। नॉर्मल है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि UPSC का जो एग्जाम है वो UPSC की जो एग्जाम है 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है। प्रीलिम्स में हमारे 2 पेपर होते हैं, GS1, एक होता है CSET का, जिसे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, CSET का। उसके बाद आता है हमारा मेंस, सेकंड स्टेज। उसमें क्या होता है, हमारे 4 GS के पेपर होते हैं, 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, उसके बाद होते हैं हमारे 2 उसके, एक ऐसे का पेपर होता है, उसके बाद हमारे होते हैं 2 ऑप्शनल के पेपर। टोटल मिला के 9 पेपर हमारे उसमें होते हैं मेंस में। उसके और इसके जो प्रीलिम्स में है 2 पेपर होते हैं, ठीक है। 9 पेपर पार करने के बाद, उसमें वो करने के बाद उसके बाद आता है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू तो आपको पता ही है, साक्षात्कार होता है, 275 नंबर का होता है, 275 नंबर का। उसके बाद हमारा रैंक निर्धारित होता है इंटरव्यू देने के बाद कि किस तरीके का रैंक करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सर्विस अलॉट होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसे करके और भी अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा आप लोगों को। इसके बाद आता है, हाँ, ये सब चीज़ें आप लोगों के कमेंट की। तो ये सब चीज़ों को मैंने आपके कवर किया है इस वीडियो में, है ना। और अगर कोई भी डाउट है और भी चीज़ें हैं तो मुझे बताना कमेंट करके, मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर इसमें कोई भी चीज़ें मेरे से मिस्टेक रह गया हो, कुछ भी हो गया हो, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मेरे को कुछ रहने बड़ा कंडीशन होता है, बट कोई ना, कि आपका कोई भी कमेंट हो, कुछ भी आपका डाउट रह गया हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करिए, मैं सारे के आंसर दूंगा, सब चीज़ों के आंसर दूंगा। मैं आपका भाई हूँ और आप मुझे जो भी बोलते हैं मैं आपको हर तरीके से गाइड करने के लिए तैयार हूँ, आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। बस डरिए मत, हिम्मत से चलिए, आगे बढ़िए, चलिए। तो बिकॉज हिम्मत से बड़ा कुछ भी नहीं होता, आप कुछ भी कर सकते हैं ना, तो अपने आप पे बिलीव रखिए। तो आज का वीडियो मैं दोस्तों यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट तो ब्लॉग लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो टेक केयर, अच्छी से तैयारी करिए, मेहनत से करिए और परेशानी कितनी भी आए उससे घबराना नहीं है। आपका रोहित भाई नहीं घबराया तो आप क्यों घबराओगे? आप उन्हीं के प्यारे सब्सक्राइबर हो ना, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिए ना, और मेहनत करते रहिए आराम से और रूटीन को फॉलो करिए, लाइफ को डिसिप्लिन के साथ चलाइए, आपका सब कुछ अच्छा होगा। और गॉड पे बिलीव रखिए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।